नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन का वेग योगफल का नियम। ठीक है, आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला। अब देखना इधर क्या होता है इसमें। ठीक है, हम वेलोसिटी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही हो तो वहां पे रिलेटिविटी का यूज करेंगे। इधर देखना, जैसे कि ये कोई कार है। ठीक है, ये कोई कार है। ठीक है, और इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। कार जो है वो गति कर रही है, मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, कार जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है। अब देखना इधर, इसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर है सरफेस के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर है। दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर है। ठीक है, ये है ओ, इसको मान लेते हैं हम ओ डैश। अब देखना क्या होगा यहाँ पे। यदि ये व्यक्ति जो कार के अंदर बैठा है वो किसी बॉल को, किसी गेंद को फेंकता है। ठीक है, ये कोई गेंद है, इस गेंद को वो फेंक रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक रहा है। ठीक है, अब देखना इधर, तो इस कार के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को फेंक रहा है कार में बैठा हुआ। कार खुद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो अब ये जो बाहर सरफेस के ऊपर है, अर्थ के ऊपर जो व्यक्ति है, उसको इस गेंद की स्पीड कितनी प्रतीत होगी, कितनी होगी? इसके लिए जो गेंद की स्पीड होगी वो होगी 100 प्लस 60, मतलब 160 होगी। कितनी होगी? 160। ठीक है, तो यहाँ पर समझना इधर, तो इस व्यक्ति के लिए जो कि रेस्ट फ्रेम के अंदर है, उसके लिए उस वस्तु का जो वेग होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 60 तो इसके रेस्पेक्ट में है, 60 जो किलोमीटर पर आवर है वो इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में है। कार खुद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो टोटल स्पीड इस गेंद की जो है इस व्यक्ति को 100 प्लस 60 160 प्रतीत होगी। ठीक है, और गेंद की जो स्पीड है वो इस ऑब्जर्वर के लिए जो होगी वो क्या होगी? u डैश इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर ओवर। लेकिन जो रेस्ट फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए कार की स्पीड भी इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर, तो 100 प्लस 60 160 होगी। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे देखना इधर, तो यहाँ पे जो रेस्ट फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वेलोसिटी जो है उसका एडिशन हो गया। क्या क्या एडिशन हुआ देखना इधर। एक तो इस, ये मान लो एक फ्रेम है। ठीक है, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं, एक एस फ्रेम होता है, दूसरा एस डैश होता है। एस डैश फ्रेम किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो अब इधर देखना, तो इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v। ठीक है, और इस फ्रेम के अंदर इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है? 60। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब इस व्यक्ति के लिए जो इस गेंद की स्पीड होगी u, वो क्या होगी? वो होगी u डैश प्लस v। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेस्ट में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट जो है एस डैश फ्रेम से फेंका जा रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो u का मान जो है u डैश प्लस v के बराबर है। मतलब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो दो वेलोसिटी के एडिशन के बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेग का योगफल हो रहा है। ठीक है, तो जो रेस्ट फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसके लिए इस कंडीशन में वेलोसिटी का एडिशन हो जाता है, वेग का क्या हो जाता है? योगफल हो जाता है। ये क्या है? रिलेटिविटी है। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक है, तो एक बात तो ये तय हो गई यहाँ पे। दूसरा, अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो थोड़ा चेंज है। ये तो नॉर्मल रिलेटिविटी है जिसको क्लासिकल रिलेटिविटी भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से गति कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम जो ये फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। नीचे कोई पर्टिकुलर एक कांस्टेंट आ जाएगा कुछ। ठीक है, कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पे जो हम अभी एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो आइंस्टाइन का वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला होगा। आइंस्टाइन ने दिया था जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से, जैसे ये तो बहुत नॉर्मल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट के कंपेरिजन में कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस समय ये फॉर्मूला जो होगा, एडिशन तो हो ही रहा है यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, जो रिलेटिविटी के जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट आइंस्टाइन के द्वारा जो दिए गए थे टॉपिक, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, उन दोनों को इंक्लूड करना होगा। ठीक है,
तो उस टाइम ये वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, जो पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, सेकेंड पोस्टुलेट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि लाइट की स्पीड जो है, जिसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाए, चाहे रेस्ट फ्रेम से या फिर किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाए, लाइट की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो c के इक्वल ही रहती है हमेशा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे उसको हम एस फ्रेम से या फिर एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब देखना इधर, तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम लिया है उसके अंदर कोई पार्टिकल है, पी पार्टिकल, वो यहाँ से गति कर रहा है, ठीक है, ये गतिशील है और इसका वेग क्या है, इसका जो वेग है, सॉरी, ये जो v वेलोसिटी है वो तो एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? एस डैश फ्रेम की v वेलोसिटी। कोई पार्टिकल है वो गति कर रहा है, ठीक है। अब उसको दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, एक तो ऑब्जर्वर है एस फ्रेम के अंदर और एस फ्रेम रेस्ट के अंदर है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वर है ओ डैश, वो एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ है और एस डैश फ्रेम जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रहा है v वेग से, ठीक है। अब देखना इधर, तो और देखना इधर, दो चीजें गति कर रही है, एक तो फ्रेम खुद गति कर रहा है और दूसरा एक पार्टिकल है जो कि गति कर रहा है, ठीक है। अब देखना इधर, तो ये ऑब्जर्वर जब इस पार्टिकल को देखेगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ अलग होगी और ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ अलग होगी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। देखना इधर, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए इस गेंद की स्पीड 60 किलोमीटर पर ओवर है और इस एस फ्रेम के अंदर जो व्यक्ति है उसके लिए जो स्पीड है वो कुछ अलग है, 160 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो u है और यहाँ पे क्या है, u डैश, तो ऐसा ही कुछ मानेंगे हम, पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम के अंदर u मानेंगे और एस डैश फ्रेम के अंदर u डैश मानेंगे, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पर वेलोसिटी में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। यदि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का ऐसा एक जो है रूपांतरण समीकरण हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखना इधर, इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना ही है तुम्हें। अब इधर देखना, यहाँ पे हम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और हम सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अभी तो वेलोसिटी का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे कि अगर वाई डायरेक्शन में अगर मूव करे तो क्या होगा और जेड डायरेक्शन में मूव करे तो क्या होगा, ठीक है। अब इधर देखना, तो हम बात कर रहे हैं यदि एस फ्रेम की, ठीक है, तो एस फ्रेम में बात करें यदि हम और एस डैश फ्रेम में, तो एस फ्रेम में जो कण का वेग है, कण का वेग, ठीक है, वो होगा u बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये मान लिया हमने, u है और u का मान कितना है, डी एक्स अपॉन डी टी से निकाल सकते हैं। और एस डैश फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल है उसका वेग हमने मान लिया u डैश और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, डी एक्स डैश अपॉन डी टी से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमने डी एक्स डैश लिख दिया, और टाइम में डायलेशन होता है जिसको हमने लिख दिया डी टी डैश, मतलब टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखना इधर, हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, वेलोसिटी चाहिए हमको तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने डी एक्स, क्या ले लिया, डी एक्स, मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, वो इस एस फ्रेम में अगर देखेंगे तो वो है डी एक्स और टाइम कितना लग रहा है डी टी। अगर हम एस डैश फ्रेम से देखेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगी, डी एक्स डैश होगी और उसको टाइम कितना लगेगा, डी टी डैश, ठीक है। अब देखना इधर, तो हमें u और u डैश के अंदर रिलेशन चाहिए, ठीक है, दोनों के अंदर हमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखना इधर, हम सबसे पहले डी एक्स डैश का मान लिख देते हैं, हमें एक्स डैश का मान पता है, ठीक है। देखना इधर, चूंकि वी नो दैट एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है, के और एक्स माइनस वी टी, ये जो के है
वो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने फैक्टर माना था के वो है, और इस के का मान क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। वो हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इधर, ये तो एक्स डैश का मान हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पे डी एक्स डैश, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर लो इसका, तो क्या होगा, डी एक्स डैश इज इक्वल टू के और डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया डी एक्स डैश का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद डी टी डैश का मान हमें पता है, हम ज्ञात कर चुके हैं। इधर देखो, टी डैश हमको पता है, एक मिनट एक काम करते हैं हम, हाँ ठीक है, एंड टी डैश, इधर देखना, टी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, के और टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है टी डैश। तो हमें डी टी डैश भी चाहिए यू डैश का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखना इधर डी टी डैश क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम, अवकलन कर लेंगे, तो डी टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी का डी टी और माइनस वी, वी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, एक्स में चेंज हो रहा है, उसको हमने लिख दिया डी एक्स। ठीक है, अपॉन नीचे सी स्क्वायर, लाइट की स्पीड में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखना इधर, मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डी एक्स डैश और डी टी डैश दोनों का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमको वेग मिल जाएगा यू डैश इज इक्वल टू, देखना इधर, डी एक्स डैश अपॉन क्या है, डी टी डैश। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स डैश का मान और डी टी डैश का मान ये दोनों यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो देखना इधर, के और डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन डी टी डैश का मान क्या है, के और डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना आगे क्या हो रहा है, यू डैश इज इक्वल टू, के से के तो कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऊपर से dt को कॉमन ले रहे हैं, dt को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इससे, देखना इधर, dt को कॉमन लेंगे, यहाँ dt नहीं है तो यहाँ पर तो हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या है पीछे v बचा हुआ रह गया, dt कॉमन आ गया, अपॉन नीचे से भी हम dt को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस v, और इधर क्या आ जाएगा, अपॉन नीचे सी स्क्वायर और dx अपॉन dt, ये कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखना इसके बाद देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखना क्या आ गया, u डैश इज इक्वल टू, dt से dt कट गया वापस। ठीक है, dx अपॉन dt, अब dx अपॉन dt क्या है, u, पार्टिकल की वेलोसिटी s फ्रेम के अंदर जो रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, u माइनस इधर क्या है ये v अपॉन 1 माइनस dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt वापस u। ठीक है, u इंटू v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमको प्राप्त हुआ है यही वेग रूपांतरण समीकरण, ये क्या है, आइंस्टाइन का, आइंस्टीन जो है उनका वेग रूपांतरण समीकरण, क्या है, वेग रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टीन का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखना इधर क्या है, u डैश क्या है, पार्टिकल, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, और u क्या है, एस फ्रेम के अंदर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये पार्टिकल खुद चल रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चल रहा है। इस गतिशील पार्टिकल को, गतिशील कण को एस फ्रेम से देख रहे हैं तो उसका वेग u है, और एस डैश से देख रहे हैं तो u डैश है। ठीक है, तो u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। v क्या है यहाँ पे, इस एस डैश फ्रेम जो गतिशील जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और c जो है वो लाइट की स्पीड है। तो ये जो है वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर x डायरेक्शन में है तो हम क्या लिख देंगे, इधर देखना, u x डैश इज इक्वल टू u x माइनस v अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यदि y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में भी हो, 3D के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस समय क्या होगा वो देखना। इधर एक बार तो एक और चीज देख लो, यहाँ तक कंप्लीट हुआ अपना ये। ठीक है,
अगर पूछ ले तुमको कि वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन, जेड डायरेक्शन में क्या होगा, तो तभी होगा जब पार्टिकल 3D के अंदर मूव कर रहा हो। हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक और चीज इधर देखना, यदि पार्टिकल जो है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में गति ना करके वो इस डायरेक्शन में गति करे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम ये जो फॉर्मूला होगा वो प्रतिलोम, आइंस्टाइन का प्रतिलोम वेग रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। उस समय क्या होगा, यहाँ पे देखना, इधर u डैश की जगह जो है u आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ये u डैश, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा v अपॉन 1, और प्लस क्या हो जाएगा uv अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोम वेग रूपांतरण समीकरण, ठीक है। देखना, जब हमको एस डैश फ्रेम के अंदर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल की, तो वो उस टाइम हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। और यदि हमें दे रखा हो एस डैश फ्रेम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी पता हो, तो उस टाइम एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी निकालनी हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कब है, जब ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस टाइम बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यू डैश की जगह क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और यू की जगह यू डैश हो जाएगा, ठीक है। यू की जगह यू डैश, यहाँ पे भी यू डैश आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा जैसे कि कार इधर चल रही है और जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो आगे की तरफ गेंद को ना फेंके और पीछे की तरफ फेंक रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम की बात ये हो गई। ये तो हो गए दोनों फॉर्मूले। ये कैसे अप्लाई करते हैं ये हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। अभी देखना, वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी एडिशन चाहिए हमको, ठीक है, वेलोसिटी का एडिशन फॉर्मूला चाहिए, तो क्या होगा देखना इधर वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, सिंपल सा है, ठीक है। अभी तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक्स डायरेक्शन में मान लिया था, वाई डायरेक्शन में क्या होगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर देखना, एक मिनट सॉरी, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी देखें तो वो चेंज होगी, परिवर्तनशील होगी, चाहे उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा हो, फिर भी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। क्यों होगा उसका कारण देखना इधर, क्योंकि टाइम जो है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यहाँ पे समय जो है वो बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। देखना इधर क्या होगा, यू वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश की जगह तो डी वाई लिख सकते हैं हम, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन डी टी डैश की जगह क्या आ जाएगा, ये इधर देखना ये आ जाएगा के इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखना इधर, यदि हम डी टी को कॉमन ले लें, डी टी को कॉमन ले लें तो क्या होगा डी वाई, नीचे से डी टी को कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है, तो डी टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी वाई अपॉन डी टी है उसकी जगह तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी की जगह क्या हो जाएगा, इधर देखना डी वाई अपॉन डी टी मतलब यू वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू वाई अपॉन नीचे क्या होगा के और 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी यू है, यू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू एक्स, और इधर क्या है ये यू वाई डैश, ठीक है। और थोड़ा सोल्व करना चाहे तो के का मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखो इधर यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है, और के का मान रखेंगे तो क्या आएगा ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। ठीक उसी प्रकार से यू जेड डैश का मान निकालेंगे तो आएगा यू जेड
और अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से समीकरण हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, इधर देखना आप एक चीज, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, उस समय वाई डायरेक्शन में भी उसकी कुछ वेलोसिटी आ रही है, और पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस समय जेड डायरेक्शन में भी उसकी कुछ वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, अभी देखना इधर, अभी हमने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल की जो है गति पानी है, वाई और जेड में नहीं मानी है। ठीक है, अब देखना इधर क्यों, क्योंकि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ये जो चार इक्वेशन हमारे पास थे वो वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड वाले हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उस टाइम जो है इनके वेलोसिटी के फॉर्मूले ये है। ठीक है, हम यहाँ पे y और z डायरेक्शन में उसकी गति नहीं मान रहे सिंप्लिसिटी के लिए। अब देखना इधर एक और चीज। ठीक है, हाँ, अगर y डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है, y डायरेक्शन में मूव करता पार्टिकल, तो उस टाइम y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा ही आता, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वाई वी अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन अगर x दिशा में गतिशील है तो भी अगर हम पार्टिकल को देखेंगे, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी z डायरेक्शन में भी है, ऐसा हमको प्रतीत होगा। ठीक है, और उनका मान हम इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और जब पार्टिकल y डायरेक्शन में गति करेगा उस टाइम y डायरेक्शन में ऐसा फॉर्मूला आएगा, लेकिन x डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जो है फॉर्मूले कुछ इस प्रकार के प्राप्त होंगे। ठीक है, और प्रतिलोम वेग रूपांतरण देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे जो है माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। और ये जो फॉर्मूला है वो एक जनरल फॉर्मूला है। क्या है ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया अपने पास। ठीक है, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आइंस्टाइन के वेग रूपांतरण समीकरण हो गए। दूसरी चीज हमको ज्ञात करनी थी कि लाइट की स्पीड जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अब देखना इधर, जैसे कि मान लो ये पार्टिकल जो है वो खुद लाइट हो, क्या हो, लाइट का पार्टिकल हो, मतलब लाइट है वो गति कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम अगर हम एस डैश फ्रेम से देख रहे हैं तो एस डैश फ्रेम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यू डैश की जगह अब क्या लिखेंगे, हम लाइट की वेलोसिटी लिखेंगे जो कि c होगी। तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस वी अपॉन 1 प्लस सी वी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा देखना इधर, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, c प्लस वी, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा u इज इक्वल टू सी प्लस वी अपॉन, सी से एक सी कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 प्लस वी बाय सी, और आगे सोल्व करो तो सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब ये इससे कट गया पूरा, ऊपर क्या आ जाएगा, सी, तो u बराबर क्या हो गया, c। मतलब अगर u डैश फ्रेम के अंदर हमने लाइट की स्पीड को c माना है, ठीक है, तो जो एस डैश फ्रेम के अंदर हमने लाइट की स्पीड को c माना है, तो एस फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वो भी क्या आ रही है, c आ रही है। तो यहाँ से सेकंड पोस्टुलेट भी प्रूफ हो गया कि लाइट की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप रेस्ट वाले फ्रेम से उसको ऑब्जर्व करो या फिर गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है।